हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज का टॉपिक है एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हमने पॉलीमर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हमने 5 तरह से किया था और पॉलीमर्स क्या होते हैं ये भी हमने उसमें समझा था। तो एक प्रीकैप के तौर पर हम देखते हैं कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, यानी कि छोटे छोटे सब मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर उस पॉलीमर को बनाते हैं उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। आप पिछली वीडियो क्लिक करके देखिए, उसमें 5 तरीके का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन सिंपल जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में जुड़कर पॉलीमर्स बनाते हैं और साथ में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है, और इसलिए इसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो एक चेन की तरह आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कि जो एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कि असल में ये जो पॉलीमराइजेशन है वो किस तरह से प्रोसीड कर रही है और इसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड है। चलिए देखते हैं। तो एडिशन polymerization is the process in which the simple molecules are combined together to form a single huge molecule or polymer of same empirical formula। तो एडिशन polymerization क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं या एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि जो जो एटम्स उस कंपाउंड में हैं, किसी भी कंपाउंड में जो जो एटम्स हैं उनका नंबर सेम है, ठीक है, वो होगा सेम एम्पेरिकल फार्मूला। दिस रिएक्शन इज़ यूजुअली कैटलाइज्ड बाय पर ऑक्साइड्स और एसिड्स। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ये याद रखना है कि जनरली जो एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है उसमें कैटलिस्ट का काम कौन करते हैं? पर ऑक्साइड या फिर एसिड्स। This reaction also requires pressure of 100 atmospheres at 200 degree centigrade। अगर हम सबसे इजी एग्जाम्पल देखें इस टाइप के पॉलीमराइजेशन का तो वो है इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन बनना, यानी कि पॉलीथीन का बनना, इथीन से पॉलीथीन का बनना। और अगर एक और हम इसका होमोलोगस सीरीज़ में एक CH3 और बढ़ा दें तो बन गया प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइलिन। तो प्रोपाइलिन से क्या बनेगा? पॉलीप्रोपाइलिन। तो सबसे इजी एग्जाम्पल एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का है इथीन या प्रोपीन। उसके बाद हमने देखा कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो एक चेन रिएक्शन तो है, इसलिए तो इसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है फ्री रेडिकल के तरीके से और दूसरी हो सकती है आयनिक मेथड से। अब फ्री रेडिकल और आयनिक इनका नाम इसलिए रखा गया कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल ही बन रहा है और आयनिक वाले में किसी तरीके का आयन। आयन यहाँ पे मेनली 2 तरह के होते हैं, या तो कैटायन होगा या एनायन होगा। कैटायन माने जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन माने जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होती है। तो ये जो रिएक्शन है, इस पूरी रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये रिएक्शन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, यानी कि इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज करता है? ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था पर ऑक्साइड की पहचान होती है O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज, ठीक है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन का मतलब है इनिशिएट करना, मतलब शुरू करना। ऐसे ही चेन प्रोपगेशन का मतलब है आगे बढ़ना चेन का, और चेन टर्मिनेशन का मतलब है चेन का रुक जाना, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बन जाना। तो चेन इनिशिएशन में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, जो भी पेरोक्साइड हमने यूज़ करी है, जो कैटलिस्ट है, उसका होमोलिटिक फिजन होता है। क्या होता है? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक का मतलब है इक्वल हिस्सों में, फिजन मतलब टूटना। तो जो ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड होती है वो इस तरीके से फिजन करती है, इस तरीके से टूटती है कि दोनों हिस्से बराबर हो जाएं।
अब देखो यहाँ पर हमने ये ली है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ली है। इसमें जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, होमोलिटिक फिजन कहलाएगा। उसके बाद इनका फिजन होने के बाद क्या हुआ, ये स्पीसी बनी RCOO, और यहाँ पर है ये डॉट जो होती है यही बताती है हमारे फ्री रेडिकल को। फ्री रेडिकल मतलब है जिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब ये स्पीसी अनस्टेबल है, तो इस वजह से ये जो COO दिख रहा है ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा और R का हमारा बनेगा फ्री रेडिकल। अब चेन प्रोपगेशन में मतलब चेन का आगे बढ़ना, इस स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारा फ्री रेडिकल बना ये मोनोमर से जाके जुड़ेगा। मोनोमर हमने फॉर एग्जांपल अगर इथीन लिया है तो ये जो फ्री रेडिकल है ये इथीन से जाके जुड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ये मत समझना कि कोई लोन पेयर है या क्या है, ये डबल बॉन्ड को ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरह दिखा दिया है, क्योंकि हमें पता है एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है ना। तो अब इथीन अगर हम लेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है इसे इन्होंने बॉन्ड ना बनाकर केवल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दिखा दिया। तो इस फ्री रेडिकल ने मोनोमर पर अटैक किया, सिंपल इसका एडिशन हो जाएगा, तो ये बन गया RCH2CH2। अब जो फ्री रेडिकल था वो ये वाला कार्बन हो गया। इसके बाद सेम चीज़ होगी, ये जो यहाँ पर फ्री रेडिकल बना ये फिर से मोनोमर से जाके ऐड हो जाएगा, फिर यही चीज़ होगी और ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो अब ये प्रोसेस रुकेगी कहाँ, ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन कैसे होगा। चेन टर्मिनेशन तब होगा जब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा, ठीक है। तो मान लो कि प्रोसेस चलती चली जा रही है, एक फ्री रेडिकल ये बना, एक और फ्री रेडिकल यही बना और सेम फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा फाइनल पॉलीमर होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अभी हमने पढ़ा ऊपर कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, परऑक्साइड होता है। तो परऑक्साइड तो ऐसे कितने होते होंगे, तो जनरली बेंजोइल परऑक्साइड या फिर टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड यूज़ किए जाते हैं इस फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में। ये रहा बेंजोइल परऑक्साइड और ये रहा टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। अब ये बात भी याद रखना कि इन दोनों परऑक्साइड के टूटने से कौन कौन से रेडिकल बनेंगे, तो जब बेंजोइल परऑक्साइड होगा तो उसके फिजन से बनता है फिनाइल रेडिकल, और जब टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड होता है तो उसके फिजन से बनता है मिथाइल रेडिकल। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है वो एक फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड के मिक्सचर से भी प्रमोट किया जा सकता है। प्रमोट किया जाने से मतलब है कि हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो फेरस सल्फेट यानी FeSO4 और हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2। तो ये दोनों कंपाउंड असल में करते क्या हैं, ये दोनों कंपाउंड्स देते हैं हमें हाइड्रोक्सिल रेडिकल। हाइड्रोक्सिल शब्द किसके लिए यूज़ होता है, OH के लिए, तो ये हमें OH रेडिकल देते हैं। अब OH रेडिकल मिलने से ये हुआ कि जो OH रेडिकल है उसकी प्रॉपर्टी होती है इनिशिएशन की, यानी कि OH रेडिकल चेन को इनिशिएट कर सकता है, इसलिए ये हेल्पफुल होता है। फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड का मिक्सचर हेल्पफुल होता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में। अब इसके बाद देखते हैं आयनिक पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होती है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और फ्री रेडिकल और आयनिक पॉलीमराइजेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। चलिए तो आयनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक पॉलीमराइजेशन में जो इनिशिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने फ्री रेडिकल में पढ़ा कि जो इनिशिएशन है यानी कि स्टार्ट हो रही है रिएक्शन मैकेनिज्म, तो वो किसकी वजह से हो रही थी, परऑक्साइड की वजह से। ऐसे ही आयनिक पॉलीमराइजेशन में इनिशिएशन किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से। तो जनरली एसिड की फॉर्म में हम लेते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HFBF3 इन H2O। अच्छा, ये जैसे BF3 इन H2O लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि BF3 कैसे सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, पोलर सॉल्वेंट में यानी कि H2O में।
तो आयनिक पॉलीमराइजेशन में भी 3 स्टेप होते हैं, जैसे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में थे, पहला इनिशिएशन वाला, दूसरा प्रोपगेशन वाला और तीसरा टर्मिनेशन वाला। इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होना, प्रोपगेशन का मतलब आगे बढ़ना, टर्मिनेशन का मतलब रिएक्शन का रुक जाना। ठीक है, अब चेन इनिशिएशन में क्या होता है, ये जो हमारे एसिड्स हैं सबसे पहले ये डिसोसिएट होकर आयंस बनाते हैं। डिसोसिएट होकर मतलब टूट कर। ठीक है, आयंस कैसे कैसे बनाएंगे, कैटाइन बनाएंगे और एनाइन बनाएंगे। तो H2SO4 क्या बनाएगा, 2 H बनाएगा और H आयन बनाएगा और HSO4 नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो HF होगा वो H आयन बनाएगा और F नेगेटिव आयन बनाएगा। ऐसे ही BF3 हमें पता है कौन से सॉल्वेंट में, वाटर में, तो H आयन देगा और BF3OH नेगेटिव आयन देगा। अब होगा क्या कि ये जो H आयन है वो मोनोमर के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा। अब ये याद रखना कि जो मोनोमर्स होते हैं उसमें अनसैचुरेशन ज़रूर होता है। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर होते हैं, डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, तो अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है मोनोमर में। तो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है उस पर जाके H आयन अटैक करता है। तो ये देखो H आयन था, यहाँ पे H आयन ने अटैक किया होगा इथीन पर, और फिर क्या होगा, एक तरफ हो गया CH3, एक तरफ हो गया CH2, और उस पर कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। फिर हुआ चेन प्रोपगेशन। तो ये जो कार्बोनियम आयन बना, अब कार्बोनियम आयन क्या होता है, जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, और जब भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे कार्बन आयन कहते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोनियम आयन है वो एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़कर नया कार्बोनियम आयन बनाता है। एल्कीन से यहाँ पे मतलब है जो भी हमने मोनोमर लिया होगा। ओके, तो ये बना कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन ने दूसरे मोनोमर से जुड़कर फिर एक बड़ा चेन बनाई, उसमें फिर से एक बना कार्बोनियम आयन। अब फिर ये वाला कार्बोनियम आयन किसी और मॉलिक्यूल से जुड़ेगा और फिर से बनेगा एक और बड़ा मॉलिक्यूल। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा चेन टर्मिनेशन का, यानी कि चेन को हम किस तरीके से रोकेंगे फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि फाइनल जो पॉलीमर बनेगा वो चेन टर्मिनेशन के बाद बनेगा। तो जो चेन रिएक्शन है उसे हम नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के को जोड़कर रोक सकते हैं। यानी कि अब तक हम देख रहे थे कि H आयन जुड़ता जा रहा था। ठीक है, तो अगर हम ये जो एनायन हैं, जो नेगेटिव आयन हैं, उन नेगेटिव आयन को यूज़ करके पॉजिटिव वाले आयन को खींच दें, एब्स्ट्रैक्ट कर दें, तो वहाँ पर चेन स्टॉप हो जाएगी, यानी कि डबल बॉन्ड का प्रेजेंस हो जाएगा उस H आयन को हटा देंगे तो, और फाइनल हमारा पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल इथीन का चल रहा था, देखो इथीन का चल रहा है, इसलिए जो फाइनल पॉलीमर बना है वो पॉलीथीन बना है, और साथ में HSO4 नेगेटिव और H ने मिलकर H2SO4 वापस बना दिया। इससे ये भी प्रूव होता है कि जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो कभी भी खुद रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है। कैटलिस्ट का काम केवल यही होता है कि वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा सके और जो हमारा फाइनल चीज़ है वो जल्दी हमें मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको और जो भी टॉपिक समझने हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।